Hello everyone, and once again welcome back to your online class. Today we are continuing with chapter number 2, which we have begun 3 days before, and now we have to deal with the fourth portion, that is the last portion of this chapter. So we will continue what the father has done to protect his children and his family with the crew members. So now let's begin with page number 17. We have seen that the father was going to the chart room to see the direction of the wind and उसके अकॉर्डिंग वो क्या फर्दर मेजर्स या स्टेप ले सकते थे, क्योंकि अब उन्होंने देखा कि विंड कहीं ना कहीं शांत हो गई है, ईजीनेस में आ गई है. सो दैट वी विल सी कि फादर ने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया. सो कंटिन्यू विद चैप्टर सेकेंड एंड पेज नंबर 17. चेंजेस ऑफ कोर्स, द विंड डायरेक्शन वॉज कंटिन्यूसली चेंजिंग. एंड ये सब ऑथर ने कहाँ देखा था? चार्ट रूम में, जहाँ से वो एनी हाउ सेक्सटेंट के थ्रू एक प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड एंगल मेजर कर सकते थे ऑफ द विंड, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. और उन्होंने सब कुछ देखा, द चेंज ऑफ डायरेक्शन, द चेंज ऑफ करंट फ्लो. यहाँ पे ड्रिफ्ट मीन्स क्या है? करंट फ्लो, कितनी दूरी तक किस तरीके से विंड करंट फ्लो हो रहा है. और उन्होंने ये सारे एफर्ट्स लगा दिए कि उनकी पोजीशन अभी क्या है और उन्हें कितनी दूर जाना है. तो ये सारी एफर्ट लगा दी उन्होंने इन सबको कैलकुलेट करने में, वेयर देयर एग्जैक्ट पोजीशन वाज. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. अब जाकर वो ओशियन को कितनी दूरी तक कवर कर कर आए थे अभी तक? सम 1,50,000 किलोमीटर्स. तब तक वो ओशियन में ही थे. और अब जाकर जो उनका 100 किलोमीटर दूर आइलैंड था, उसमें से अब आइलैंड कितनी दूरी पर रह गया था? 65 किलोमीटर की दूरी पर वो आइलैंड था, जो कि वाइड डिस्टेंस था टू बी कवर्ड. अभी भी वो एक लॉन्ग या फिर एक गहरा डिस्टेंस था टू बी कवर्ड अप. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब ऑथर यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके 65 किलोमीटर क्रॉस हो जाएं, तब स्यू डायरेक्टली अपने फादर के पास आई एंड उन्हें हक कर लिया. शी जॉइंड हिम. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर blackened eyes narrowed to slits. अब कहीं ना कहीं जो स्यू को लगी थी अभी तक, एक बम्प हुआ था, सूज गया था, वो पहले से ज़्यादा सूज गया था और धीरे धीरे सूजता ही जा रहा था. एंड जो उसकी लेफ़्ट साइड थी, उसके हेड की जहाँ पर बम्प हुआ था, और जो लेफ़्ट साइड की आई थी, वो और ज़्यादा ब्लैक एंड लग रही थी और वो पहले से ज़्यादा छोटी हो गई थी. अगर उसका पूरा पोर्शन सूज जाएगा तो डेफिनेटली उसका आई का जो नॉर्मल कर्वेचर होता है वो उसको छोटा नज़र आएगा, वो सूजी हुई और छोटी लगेगी. एंड इट वॉज नैरोड टू स्लिट. स्लिट्स होते हैं एक तरीके का कट पड़ना, जो कि लंबा सा कट हो और छोटा सा कट हो, नैरो सा, ज़्यादा गहरा नहीं. तो उसकी आँख के पास एक कट भी हो चुका था, जो कि अभी तक नहीं दिख रहा था, बट अब जाकर वो दिखने लगा था. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. बट ऐसी दर्द भरी सिचुएशन में भी ऑथर की जो डॉटर थी, उसने एक कार्ड बनाया था और अपने फादर को दिया था. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." Okay, caricatures means एक ऐसे कैरेक्टर बनाना जो कि कहीं ना कहीं फ़नी लगे और आप वो प्रॉपरली किसी का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ ना कर पाओ, बट आप उनके बारे में बता पाओ कि आपने क्या ड्रॉ किया है. तो फ़नी स्ट्रक्चर जो उस गर्ल ने बनाए थे, डॉटर ने, वो अपने मदर एंड फादर के बनाए थे. एंड उसके साथ उसने क्या मैसेज लिखा था? हियर आर सम फ़नी पीपल. ये जो दो लोग हैं वो मेरी लाइफ के फ़नी पीपल हैं, जो मुझे हंसाते हैं. डिड दे मेक यू लाफ? क्या उन्होंने कभी आपको भी हंसाया है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. लेकिन मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा हंस चुकी हूँ और हंसी हूँ. इनसाइड वॉज अ मैसेज. लेकिन अंदर एक और मैसेज था. ओ हाउ आई लव यू बोथ.
सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड उसमें उस डॉटर ने क्या लिखा था कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ओ हाउ आई लव यू बोथ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू। और ये कार्ड मैंने बनाया ताकि मैं आप दोनों को थैंक यू बोल सकूं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं आपको थैंक यू बोल सकूं और जो सिचुएशन है उससे हम एक बेस्ट रिजल्ट ही पाएंगे। Somehow we had to make it, और एनी हाउ इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना ही है। That was the message written in the card by the daughter. Now next situation. I checked and rechecked my calculations. ऑथर कंटिन्यूसली चेक करते जा रहे थे कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस किस पर थी? विंड के मेजरमेंट पर, कि कब जाकर विंड का जो डायरेक्शन है वो बढ़ेगा या कम होगा। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. जो उनका अच्छा सा कंपस था वो ऑलरेडी वाटर वेव्स में कहीं ना कहीं ऑथर खो चुके थे। एंड उनके पास एक स्पेयर कंपस था, एक सेकंड ऑप्शन, जो कि इतना ज़्यादा करेक्ट डायरेक्शन नहीं देता था क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक वेरिएशन था, मीन्स जो उसका मैग्नेट था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो डायरेक्शन के चेंजेस को कवर कर सके। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents. And as according author ने एक अलाउंस किया, मतलब कि कहीं ना कहीं एक कंसेशन पार्ट किया, एक छूट दी अपने आप को कि मैं कैसे भी इस स्मॉल से कंपस से भी कुछ और अलग एस्टिमेशंस लगा लूँगा, और जो वेस्टर्ली करंट्स हैं, मतलब जो विंड का डायरेक्शन है, वेस्टवर्ड्स जो विंड आ रही है, मैं एक नॉर्मल एस्टिमेशन तो लगा ही लूँगा कि वो कितनी गहरी है कितनी नहीं, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन से डायरेक्टली इस पार्ट तक फ्लो हो रही है। तो जो मेन विंड का डायरेक्शन था वो कहाँ से आ रहा था? इंडियन ओशंस की तरफ से, और वही इनको कंटिन्यूसली इम्पैक्ट कर रहा था। तो इट वॉज टू पावरफुल, जो कि अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर को ईस्ट साइड तक इम्पैक्ट कर रहा था। यह विंड उसे बिगाड़ रही थी। About 2 p.m. I went on the deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. अब कहीं ना कहीं 2 बजे के टाइम में, दिन में, in the afternoon at 2 p.m. उन्होंने क्या करा? He went to the deck. और डेक पर जाने के बाद जो क्रू मेंबर्स थे इनके, उसमें से एक क्रू मेंबर जिसका नाम था लैरी, उससे ऑथर ने कहा कि आप अब 185 डिग्रीज़ के एंगल का स्टीयर का पोजीशन चेंज कर लो, उसका कोर्स या डायरेक्शन चेंज करो, ताकि उस जगह हम लोग ट्रैवल कर सकें या फिर वॉयज कर सकें। तो उन्होंने नॉर्मली जो इनका व्हील था, जो कि स्टीयरिंग करने के काम आता है, उससे 185 डिग्रीज़ का एक डायरेक्शन चेक करा पूरा, और उस डायरेक्शन को सेट कर दिया। इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है यहाँ पे? एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक गहरा विश्वास। तो उसने ये बोला ऑथर ने कि अगर हम लकी रहे तो हम लोग डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. लेकिन कहीं ना कहीं ऑथर को खुद में डाउट था कि मुझे नहीं लगता कि मैं आइलैंड को 5 बजे के पहले देख पाऊँगा, या 5 बजे तक भी देख पाऊँगा या नहीं, बिकॉज द टाइम वॉज 2 p.m. एंड अभी तक 5 p.m. में 3 आवर्स से, एंड सिचुएशन इनकी कुछ सेकंड में चेंज होती गई है कंटिन्यूसली अभी तक की जो हमने इनकी वॉयज देखी है। तो वो 3 आवर्स कैसे निकलेंगे, वो लोग आइलैंड तक सेफली पहुंच पाएंगे या नहीं, ये सारी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी ऑथर के माइंड में थी। एंड वो नर्वस है तो भी दूसरों की हिम्मत कहीं ना कहीं वो बनाकर चल रहे थे। देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, climbed on my bunk and amazingly dozed off. अब जाकर एक कहीं ना कहीं दिल पर गहरा बोझ रखकर, मीन्स हैवी हार्ट, बहुत ज़्यादा टेंशन से भरा हुआ हार्ट,
ऑथर नीचे गए, नीचे मीन्स अपने बर्थ की तरफ, जो उनके स्मॉल केबिन बने थे वो अपने ऊपर वाले बंक में या फिर बर्थ में चढ़े। एंड सरप्राइजिंगली ही डोज्ड ऑफ, उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें कब नींद आ गई। ही फेल्ट स्लीपी, वो सो गए, बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड। कंटिन्यूसली इतने दिनों से उन्होंने बिल्कुल रेस्ट नहीं करी थी। शिप को जोड़ने की पूरी नॉलेज कहीं ना कहीं उनको थी, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, क्रू मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की टेंशन भी उन्हें थी। तो इतने दिनों से ना सोने के बाद ही वॉज हेविली टायर्ड, और जैसे ही वो कुछ टाइम के लिए बंक पर गए रेस्ट करने के लिए, द अपर बर्थ, उन्हें पता भी नहीं चला उन्हें कब नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गए। ही वॉज डोज्ड ऑफ। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM। जब वो उठे वो डायरेक्टली 6 PM हो चुके थे। उन्हें टेंशन थी कि क्या वो 5 PM का टाइम भी क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जब वो 2 PM पर सोए थे तब वो उठे कब, 4 घंटे के बाद, एट इज़ एट 6 PM। एंड ग्रोइंग डार्क, और आसपास कैसा था, डार्कनेस थी। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी couldn't hope to beat back into the westerly winds। बट अब ऑथर को ये लगा कि आइलैंड का डायरेक्शन तो वही बता सकते थे, और अब उन्हें नींद आ गई तो कहीं ना कहीं जो आइलैंड पर इन्हें रुकना था वो आइलैंड इन्होंने मिस कर दिया, और वो अब नहीं रुक पाएंगे और उनकी फिर से सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। तो उन्हें ये लगा कि अब आइलैंड को वो कहीं पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सकते थे दोबारा एक रिस्क लेने की कि वो दोबारा पीछे जाएं आइलैंड की तरफ और वेस्टर्ली विंड्स को फेस करें या फिर उनका सामना कर पाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ। एट दैट मोमेंट a tousled head appeared by my bunk। उस टाइम तक एक टसल्ड हेड, अब टसल्ड हेड क्या होता है, डिसऑर्डर्ड, ठीक है, मीन्स यहाँ वहाँ बिखरा हुआ, पूरी तरह से अस्त व्यस्त, ऐसा एक सिचुएशन उनके पास अपीयर हुई उनके बंक में। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। वो टसल्ड हेड, जो पूरी तरह से यहाँ वहाँ बिखरा हुआ जो हेड था, जिसके बाल वाल सब कुछ बिखरे हुए थे, वो एक पर्सन था जो बंक तक आया था। एंड वो कौन था, 6 year old चाइल्ड जोनाथन। और उसने अपने फादर से क्या पूछा, क्या मैं आपसे एक हग ले सकता हूँ। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और स्यू जस्ट उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। फादर कंफ्यूज थे कि ऐसी सिचुएशन में जब हम आइलैंड खो चुके हैं या वापस नहीं जा सकते, तो इस टाइम पर बच्चों को हग क्यों चाहिए। सो वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, उसने ये पूछा कि मुझे तुम दोनों से एक हग क्यों मिल रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तब सन ने आंसर दिया, क्योंकि आप इस पूरे वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो और इस पूरे वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन, जिन्हें बहुत अच्छे से शिप को कंट्रोल करना आता है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। पर उन्होंने ये बोला, ये शब्द अभी मत बोलो क्योंकि अब मैं डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। तब स्यू ने बोला, ये सब चीज़ें हमें आज ही आपको बोलनी है और आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रेज़ करना ही है हमें, क्योंकि हमने आपके कारण आइलैंड को ढूंढ लिया है। वॉट, आई शाउटेड। नाउ द फादर शाउटेड इन एक्साइटमेंट, ही वॉज टू हैप्पी कि अभी जो वो लोग रुके हुए थे, दैट वॉज ऑन द आइलैंड। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, एज बिग एज बैटल शिप। तब जाकर स्यू ने क्या बोला, हाँ वो वहीं पर है, आउट देयर, जो कि हमको यहाँ से दिख रहा है हमारे बिल्कुल सामने। दे कोरस, कोरस मीन्स स्पोक इन अ ग्रुप, मीन्स दोनों बच्चों ने एक साथ बोला एक्साइटमेंट में। और वो इतना बड़ा है जैसे कि एक बैटल शिप हो, मतलब हमारी शिप से भी बहुत ज़्यादा बड़ा, जो कि बैटल शिप्स होती हैं, लड़ाई लड़ने के काम आते हैं, एक ऐसे एरिया, उतना बड़ा है वो। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडम। अब जाकर
खुशी के मारे ऑथर सीधा डेक की तरफ गया और घूरता रहा उस आइलैंड को जिसका नाम था आइल एम्स्टर्डम, और उन्हें एक स्टार्क आउटलाइन मिली, मीन्स कंप्लीट आउटलाइन की हाँ वो उस आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। और तब जाकर उन्होंने रिलीफ किया, चैन की सांस ली। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशन। बट वो एक ऐसा रॉक का पीस था, वो भी कैसा रॉक, ऐसा रॉक जो कि वोल्केनो के बाद वहाँ पर गिरा हुआ था। उस रॉक ने एक जगह ले ली थी जो कि आइलैंड के नाम से फेमस हो गया। वो एक नॉर्मल आइलैंड नहीं था, उसके आसपास ट्रीज नहीं थे। इट वॉज ब्लीक पीस, खाली पीस था विदाउट एनी ऑफ द ट्री या ग्रीनरी, क्योंकि वो वॉल्केनिक रॉक वहाँ पर पूरी तरह से गड़ चुका था, ज़मीन में अंदर धंस चुका था। एंड वही एक स्मॉल आइलैंड था जिसका नाम था आइल एम्स्टर्डम। और वहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रास थी, सिर्फ लाइट वेजिटेशन था, कोई भी ग्रोन अप ट्री नहीं था। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन वो इसीलिए ब्यूटीफुल आइलैंड था इस पूरे वर्ल्ड में क्योंकि अभी तक का जो सेफेस्ट पोर्शन था वो वही आइलैंड था जिसने ऑथर, उसकी फैमिली मेम्बर्स और क्रू मेम्बर्स की लाइफ को स्पेयर करा था, बचाया था। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर स्टोरी। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। अब कहीं ना कहीं उन्होंने शिप पर एंकर्स डाले, उसको हुक से बांध दिया शोर की तरफ। एंड वो नाइट में वहीं उतर गए ऑफ द शोर। वो अपनी शिप छोड़कर समुद्र के किनारे पर जहाँ पर आइलैंड था वहाँ रुकने के लिए चले गए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore। एंड आइलैंड पर कितने लोग रहते थे? 28। उन सारे के सारे 28 inhabitants ने या वहाँ के रहने वाले लोगों ने इनके लिए चेयर अप किया, इन्हें हिम्मत दी, इन्हें ऑफ शोर आने में हेल्प करी और आइलैंड पर सहारा दिया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, ऑथर वॉज टू हैप्पी कि काफ़ी टाइम पानी में स्ट्रगल करने के बाद वो अपने पैरों के नीचे ज़मीन को देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress। अब उनके थॉट्स इन्हीं सब सिचुएशन से भरे हुए थे और वो खुश थे। लैरी और हर्बी उन्होंने बोला कि मैं अब चीयरफुल हूँ, जैसे कि ये दोनों हैं, एंड ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मतलब कि अब मैं एक पॉजिटिव थॉट या आउटलुक के साथ हूँ और मेरा सारा का सारा जो अभी तक मुझे स्ट्रेस था, अंदर तक डीप स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, वो दूर हो गए। And of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours। एंड कहीं ना कहीं मैं मैरी के लिए भी खुश हूँ कि वो बिल्कुल सही सलामत है, जो काफ़ी टाइम तक मेरे साथ उस व्हील पर कंटिन्यूसली हंग थी और उसने काफ़ी क्रूशियल या फिर मोस्ट डिफ़िकल्ट आवर्स को पास ऑन कर दिया। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल। अब सबसे ज़्यादा उन्होंने सोचा स्यू के बारे में, क्योंकि सरवाइव करने वाली और अपने पेन में, जबकि वो 7 years old थी, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली वो गर्ल थी who did not want us to worry about the head injury। और तब तक उसने हमको बिल्कुल भी चिंता में नहीं डाला अपनी हेड इंजरी को लेकर। She was too brave to struggle, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot। उस बच्ची को, 6-year-old गर्ल को, जब वो लोग वापस गए थे आइलैंड से लेकर अपने घर, तब जाकर उसकी इंजरी को क्योर करने के लिए उसे 6 स्मॉल ऑपरेशन से गुज़रना पड़ा, माइनर ऑपरेशन। तब जाकर उसका जो एक ऐसा ब्लड क्लॉट हो गया था उसको ठीक होने में या रेकर होने में टाइम लगा, जो कि उसके ब्रेन के स्कल में, जो आपका स्केलेटन होता है उस ब्रेन के स्कल में अंदर तक हो गया था डीप ब्लड क्लॉट, और पूरी तरह से स्किन को भी उसने कवर्ड कर लिया था। इसीलिए वो कंटिन्यूसली स्वलन हो रहा था, क्योंकि ब्लड वहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा था एंड वो बुरी तरह से क्लॉट हो चुका था, जमा हो गया था, जिसने 6 माइनर ऑपरेशन के बाद क्लॉटिंग रुकी और वो ब्लड दोबारा फ्लो होने लगा।
and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. And इस अकॉर्डिंग ऑथर चेयरफुल थे क्योंकि उनको पॉजिटिव आउटलुक देने वाला उनका एक स्मॉल 6-year-old बॉय भी था जो मरने से नहीं डर रहा था क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ थी. So with this we have completed the story, a true story which must have inspired all of you. And anyhow, we all should be the same, not afraid to die and continuously struggle in our life. Hence we have completed the chapter class. Thank you and have a nice day.